Hello students, welcome back to our physics class. This is Aman Anis Khan and in today's video lecture we are going to discuss another important topic from chapter 3 current electricity, and the topic which we are going to discuss now is limitations of Ohm's law. Okay, so अभी तक हमने Ohm's law को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड काफ़ी फॉर्मूले, काफ़ी सारी कंडीशंस हमने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से डिस्कस की। और अब बात आती है Ohm's law की लिमिटेशन की। ओके, तो जब मैंने डिफाइन किया था Ohm's law को, तो डेफिनेशन में हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज में लिया था फिजिकल कंडीशंस। हमने कहा था फॉर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, सो ये डेफिनेशन थी। इस डेफिनेशन में एक कंडीशन है और वो है कांस्टेंट फिजिकल स्टेट। बिना कांस्टेंट फिजिकल स्टेट के जो Ohm's लॉ है ये अप्लीकेबल नहीं हो सकता। अब हम वही कंडीशंस डिस्कस करेंगे फिजिक्स में, वो कंडीशंस डिस्कस करेंगे जब Ohm's लॉ फॉलो नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। तो Ohm's लॉ की लिमिटेशंस हैं, हर जगह Ohm's लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो बस इस टॉपिक में हम वही देखेंगे कि कहाँ कहाँ Ohm's लॉ अप्लाई नहीं होगा और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। ओके, तो सबसे पहले जो फैक्टर है जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट फैक्टर इज टेम्परेचर। वी नो टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जहाँ Ohm's लॉ जो है वो वेरी कर जाता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर हम बढ़ा दें, तो उस केस में रेजिस्टेंस भी वेरी कर जाता है। हमने देखा था कि जो टेम्परेचर है, रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अगर मैं किसी ओमिक डिवाइस के लिए, या ध्यान रखना, तो अगर हम किसी ओमिक डिवाइस के लिए, ओमिक डिवाइस कौन सी होगी? ओमिक डिवाइस, द डिवाइस दैट फॉलोज Ohm's लॉ। तो अगर ओमिक डिवाइस के लिए VI रिलेशन या VI ग्राफ बनाते हैं, तो दैट विल बी अ प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस ग्राफ। ओके, सो दिस इज द VI ग्राफ फॉर एन ओमिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दें, ये ग्राफ इस तरह से चलेगा। अगर करंट बहुत ज्यादा हो जाए, हम जानते हैं अगर करंट बहुत ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उतनी ही ज्यादा कॉलिजन्स होगी, और कॉलिजन जब होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। अगर करंट बहुत ज्यादा हो जाए, किसी कंडक्टिंग वायर में करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से जो ग्राफ है यहाँ, वो ग्राफ होगा वो अपनी प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। देखो ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से वेरी कर जाएगा। यहाँ से ग्राफ स्ट्रेट आ रहा था, ये ग्राफ इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन ये ग्राफ यहाँ से वेरी कर गया इस तरीके से। ये ग्राफ वेरी कर गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ Ohm's लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, अब VI के प्रोपोर्शनल नहीं रहा। तो हमने पहली कंडीशन देखी कि VI के प्रोपोर्शनल कब नहीं रहेगा? व्हेन द अमाउंट ऑफ करंट इज वेरी हाई, और वी कैन से ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद VI जो है ग्राफ वो प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वायर, कोई भी मेटल कंडक्टिंग वायर करंट की एक डिसेंट वैल्यू तक Ohm's लॉ को फॉलो करेगा, प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर करंट उस अमाउंट से ज्यादा हो जाएगी तो ड्यू टू इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अब ग्राफ प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेट लाइन नहीं है, और उस स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ग्राफ वेरी कर गया है। और ये जो वेरिएशन है, दिस वेरिएशन जो है, दिस डिफाइंस द डेविएशन फ्रॉम Ohm's लॉ। तो डिवाइसेस जो Ohm's लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। सो फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ओमिक डिवाइसेस लाइक कंडक्टिंग वायर, और अब हम डिस्कस करेंगे नॉन ओमिक डिवाइसेस, डिवाइसेस दैट डज नॉट फॉलो, दैट डू नॉट फॉलो Ohm's लॉ। ओके, सो अब यहाँ क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं? देखो यहाँ जो डिवाइसेस हम अगर डिस्कस करें तो ये डिवाइसेस में से डिवाइसेस है डायोड, जो कि हम हमारे सेकंड पोर्शन में डिस्कस करेंगे सिलेबस में। डायोड है, ट्रांजिस्टर है। ओके, सेमीकंडक्टर डायोड जो है ये एग्जांपल है। जो डायोड है ये Ohm's लॉ को फॉलो नहीं करता। इसके साथ साथ हम ट्रांजिस्टर्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, और भी कई सारी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, मेजरली जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस Ohm's लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। ओके, तो क्या कंडीशन है? अगर हम डायोड के लिए ग्राफ बनाएं तो देखो डायोड के लिए जो VI ग्राफ है, यहाँ हम I ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं, यहाँ करंट ले रहे हैं, यहाँ V ले रहे हैं, यहाँ VB ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस एक डायरेक्शन में था, और यहाँ हमने उसकी डायरेक्शन क्या कर दी? डायरेक्शन रिवर्स कर दी, डायरेक्शन उल्टी कर दी। तो इस कंडीशन में डायोड में हम ये प्रैक्टिकल में भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस तरह का ये ग्राफ हमें यहाँ मिलता है, तो ये ग्राफ यहाँ हमें मिलेगा। ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहली बात तो सबसे पहली चीज
कि नॉन ओमिक डिवाइसेस की कंडीशन में ये प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ नहीं है, यानी ओम्स लॉ साफ साफ यहाँ डेविएट हो रहा है। हमें क्लियर ये बात ऑब्जर्व हो रही है कि यहाँ ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा क्योंकि ग्राफ यहाँ डेविएट हो रहा है। अगर हम सेकेंड कंडीशन यहाँ डिस्कस करें तो देखो पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए, यानी जब डायरेक्शन एक थी तो ग्राफ कुछ और बिहेवियर शो कर रहा था। जैसे ही हमने पोटेंशियल की डायरेक्शन रिवर्ट करी या इन्वर्स करी, अपने आप हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब ग्राफ कुछ और है। यानी कि अगर हम v की वैल्यू को चेंज कर दें, अगर हम पोटेंशियल की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो करंट की अलग अलग वैल्यूज हमें मिलेंगी। ये भी नॉन ओमिक डिवाइस की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्राफ बिटवीन v एंड i इज नॉट अ प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेट लाइन। सेकंड प्रॉपर्टी इज, ये भी हो सकता है कुछ नॉन ओमिक डिवाइसेस में, जैसे कि डायोड में हुआ कि ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करंट चेंजेस, यानी करंट अपनी वैल्यू को चेंज कर लेती है। यहाँ हम इस पॉजिटिव पोटेंशियल वाले एनवायरनमेंट को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। डायोड यहाँ फॉरवर्ड में होता है, ठीक है, और यहाँ ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। हम बहुत डिटेल में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे। तो फॉरवर्ड में कुछ और रिलेशन है वी और आई का, रिवर्स में कुछ और रिलेशन है वी और आई का। और डायोड का जो रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड में और रिवर्स में वो भी अलग अलग होता है। हम देखेंगे वी और आई का रिलेशन बदल गया तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। ओके, सो ये सेकंड कंडीशन थी नॉन ओमिक डिवाइसेस से रिलेटेड। ओके, और कुछ कंडीशंस में ये भी हो सकता है कि हमें दो अलग अलग पोटेंशियल पे सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो मिले, ठीक है, कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ऐसा भी होगा। ओके, सो ये था नॉन ओमिक डिवाइसेस और लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो हम एक बार फिर से एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक को। क्या हमने सीखा यहाँ, देखो फर्स्ट पॉइंट, नॉन ओमिक डिवाइसेस से रिलेटेड तीन प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि V एंड I ग्राफ इज नॉट अ प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेट लाइन। सेकंड कंडीशन इसके लिए क्या होगी, सेकंड कंडीशन इज हो सकता है ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल करंट आल्सो चेंजेस इन दिस कंडीशन, यानी फॉरवर्ड में कुछ और रिवर्स में कुछ और। सेकंड पॉइंट के लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट के लिए एग्जांपल होगा पहले और दूसरे दोनों पॉइंट के लिए डायोड इज अ परफेक्ट एग्जांपल। ये जो ग्राफ है ये किसके लिए हमने ड्रॉ किया है, दिस इज फॉर डायोड, ठीक है, ये हमने डायोड के लिए ड्रॉ किया है ग्राफ। नाउ अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन में, ये हो सकता है कि दो अलग अलग पोटेंशियल की कंडीशन में हमें सेम अमाउंट ऑफ करंट मिले, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये हर कंडीशन ओम्स लॉ से डेविएशन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। यू कैन ड्रॉ दीस ग्राफ्स, और बाकी जो तीन पॉइंट मैंने यहाँ बताए हैं तुम तीन पॉइंट नोट कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने का तरीका, जो कि कलरफुल वर्ड है। ओके, यानी कलर कोड्स के अकॉर्डिंग। सो अगला टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और यहां हम कैलकुलेट करेंगे कार्बन रेजिस्टर्स एंड कलर कोड्स। ये क्वेश्चन अक्सर एक या दो नंबर के क्वेश्चन में बन जाता है एग्जाम में। और यहाँ हमें कुछ नहीं है, याद रखना है, एक टेबल ड्रॉ करनी है। और टेबल ड्रॉ करने के लिए हिंट एक तरीका है और इंटरेस्टिंग तरीका है। किस तरह से याद रखेंगे, देखो, तो सबसे पहले ये टेबल कलर से रिलेटेड है और ये कलर से सीक्वेंस से रिलेट होंगे। देखो मैं टेबल से सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जो पोर्शन आएगा वो आएगा कलर्स का, यहाँ कलर आएगा और कलर किस तरह से डिफाइन होंगे, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वर्कर, ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, सो ये सारा जो मैंने लिखा है यहाँ तक, बीबी रॉय एक नाम है, याद रखना है, किसी साइंटिस्ट का नाम हो सकता है, बीबी रॉय, ठीक है। नेक्स्ट आएगा जीबी मतलब ग्रेट ब्रिटेन, ये एक कंट्री का नाम है, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरी गुड वर्कर, सो बहुत अच्छे वर्कर थे वो, और जीएस मतलब ग्रेट साइंटिस्ट, एक अच्छे साइंटिस्ट भी थे। तो किस तरह से याद रखा हमने, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, हम याद रखेंगे सबसे पहले नाम हमारे पास है बीबी रॉय, उसके बाद हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन, याद रखना है, उसके बाद वेरी गुड वर्कर, बहुत बढ़िया वर्कर भी थे, और ग्रेट साइंटिस्ट, अच्छे साइंटिस्ट भी हैं। इजी, काफी इजी हो गया ये। अब ये कलर्स हम लिखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो बी है फर्स्ट, यहाँ से हमारे पास जो कलर बनेगा वो होगा ब्लैक। ओके, सेकंड जो भी है यहाँ से हमारे पास कलर बनेगा ब्राउन। अब ये थोड़े रेनबो से रिलेटेड कलर्स हैं। आर सारी दुनिया जानती है, रेड है, ओ ऑरेंज है, खाने वाला नहीं, वाई
येलो है, G ग्रीन, B ब्लू, V वायलेट, G यहां आएगा ग्रे, W दिस कलर इज व्हाइट। और लास्ट में जो G और S है ये अलग कलर है, ये पहला आएगा गोल्ड और सेकंड आएगा सिल्वर। ओके, सो ये हो गए गोल्ड और सिल्वर। क्लियर? इस तरह से हमने सारे कलर्स आने की। कलर्स लिखने के बाद अब आएगा सबसे पहले सिग्निफिकेंट नंबर या डिजिट। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर आएगा, हर कलर से रिलेटेड एक नंबर है और क्या नंबर होगा वो भी हम देखते हैं। हर कलर से रिलेटेड देखो बहुत इजी है, 0 से स्टार्ट करना है। ब्लैक से रिलेटेड जो होगा नंबर 0 से स्टार्ट करना है। सेकंड ब्राउन से रिलेटेड आएगा 1, फिर रेड के लिए कितना आ जाएगा 2, ऑरेंज के लिए कितना आ जाएगा 3, येलो के लिए कितना आ जाएगा 4, ग्रीन के लिए कितना आ जाएगा 5, ब्लू के लिए कितना आ जाएगा 6, वायलेट के लिए कितना आ जाएगा 7, ग्रे के लिए कितना आ जाएगा 8, व्हाइट के लिए कितना आ जाएगा 9 और 9 तक ही होंगे। इसके बाद गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई नंबर नहीं होगा। ओके, सो 0 से लेकर 9 तक देखना है और याद रखना है गोल्ड और सिल्वर यहां कोई भी नंबर नहीं आएगा। इजी है। तो हमने देखा कलर्स याद करने का तरीका, ये लिखा है बोर्ड पे, सब अगर ये याद कर लेंगे तो कलर्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। सेकंड हमने देखा नंबर्स किस तरह से असाइन करने हैं 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद इस तरह से हम गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई नंबर असाइन नहीं करेंगे। इसके बाद आता है डेसिमल मल्टीप्लायर। डेसिमल मल्टीप्लायर यानी 10 की पावर। हम देखते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबको 10 के पावर के ऊपर साइन करा दो। सबसे पहले आएगा 10 टू पावर 0, इसमें आएगा 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, यहाँ जाएगा क्यूब, यहाँ आएगा 10 पावर 4, यहाँ होगा 10 टू पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट 10 टू पावर 6, यहाँ 10 टू पावर 7, 10 टू पावर 8 और यहाँ आएगा 10 टू पावर 9। यू आर गेटिंग इट? तो इस तरीके से ये हो गया। और लास्ट में गोल्ड और सिल्वर के लिए नंबर तो नहीं था, लेकिन इनके लिए मल्टीप्लायर जरूर है। यहाँ आएगा 10 टू पावर -1 और यहाँ आएगा 10 टू पावर -2। ओके, 10 टू पावर -1 और नेक्स्ट जो है दैट इज 10 टू पावर -2। इस तरीके से यहाँ डिफाइन हो जाएगा। यहाँ लास्ट में एक और कंडीशन होगी, ये ध्यान रखना है, लास्ट में होता है नो कलर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, लास्ट में तो नो कलर है। इसका क्या काम होगा हमें अभी समझ में आएगा। लास्ट में जो यहाँ एक और कॉलम बनेगा और वो कॉलम होगा किससे रिलेटेड? टॉलरेंस से रिलेटेड। टॉलरेंस, ठीक है, ये है टॉलरेंस और ये परसेंटेज में होगा। ठीक है, ये परसेंटेज में होगा और हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखो सबसे पहले अगर गोल्ड है, ये टॉलरेंस जो है यहाँ इन सारे कलर्स के लिए नहीं होगा, ध्यान रखना है, इन कलर्स के लिए नहीं होगा 9 अप टू 9। इसके बाद अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना होगा? गोल्ड के लिए हम लिखेंगे, देखो ये है गोल्ड हमारा 10⁻1, इसके लिए है ±5%, ये है परसेंटेज प्योरिटी, इसको टॉलरेंस या प्योरिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना, कि कितना प्योर है, जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है। क्लियर? जैसे सपोज 100 ओम है और मैं कह रहा हूं कि उसमें 5% वेरिएशन है, इट मींस वो 95 से लेके 105 तक हो सकता है। समझ में आ गया ना? 5% ज्यादा भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है। काफी सिंपल है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10%। ओके, सिल्वर के लिए कितना हुआ? ये हुआ ±10%। और लास्ट में जो नो कलर है, क्लियर, यहाँ जो मैंने नो कलर लिखा है इसके लिए टॉलरेंस अलग से याद रख लेना, वैसे टेबल पे लिखना, क्योंकि आई थिंक कैमरे में कवर नहीं हो रहा है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके लिए होता है 20% ±20%। सो ये टेबल है, तुम्हें वो 20% यही लिखना है। कंटिन्यू इसको कंप्लीट करके। सो दिस इज द टेबल जो हमें अच्छे से याद रखनी है और इसको याद रखने के लिए बस हमें देखना है जो मैंने सिंपल ट्रिक यहाँ बताई है, वो ट्रिक काफी हेल्पफुल होने वाली है। और ट्रिक से रिलेटेड हम याद रखेंगे। ट्रिक क्या है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर ग्रेट साइंटिस्ट। सबसे पहले बीबी रॉय लेफ्ट में देखो, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी नाम को, साथ में है ग्रेट ब्रिटेन कंट्री, उसके बाद है वेरी गुड वर्कर और ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, और इसके बाद यहाँ इस तरह से कलर बनते हैं, याद रखना ब्लैक से स्टार्ट होगा, सेकंड ब्राउन आएगा और इस तरह से ये रेनबो वाले कलर, यहाँ इंडिगो मिसिंग है, इंडिगो कलर नहीं है, जो रेनबो में होता है व्हाइट, गोल्ड और सिल्वर और लास्ट में नो कलर। ठीक है, ये गोल्ड और सिल्वर यहाँ इनके लिए
अगर हम देखें तो कोई भी नंबर असाइन नहीं है, लेकिन हाँ पावर जरूर है, यानी डेसिमल मल्टीप्लायर में ये है और टॉलरेंस में इनका काम है। बाकी सारे कलर टॉलरेंस या परसेंटेज प्योरिटी में नहीं है। अब हम इस टेबल को यूज में लेना सीखेंगे बाय टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल। ओके, तो पहले मैं क्लियर करता हूँ कि क्वेश्चन अगर बना तो वो किस तरीके से बनेगा। ओके, तो देखो यहाँ इस तरह से सपोज एक कार्बन रजिस्टर गिवन है, ठीक है ना, ये एक रजिस्टर गिवन है इस तरीके से, ये कार्बन का बना हुआ रजिस्टर है। अब इसके ऊपर कुछ इस तरह से कलरफुल बैंड्स होते हैं, 4 बैंड्स होंगे। ये जो बैंड है ये रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को, यानी इन बैंड के अकॉर्डिंग इस टेबल को देखते हुए हम ये पता कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं पहला कलर जो है पहले कलर को यहां से ले लेता हूं रेड। ओके, रेड है तो मार्क करते हैं, रेड ड्रॉ कर लेते हैं। पहला जो कलर है इसे हम रेड ले लेते हैं, ये रेड है। चलो ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग के 3 बैंड जो है वो रेड कर लेते हैं ना, सिंपल समझने के लिए। हमारे पास कलर भी है, ये रेड हो जाएगा। ओके, लास्ट वाला जो बैंड है 4th नंबर का बैंड, वो इन कलर्स में से नहीं हो सकता, वो या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या फिर नो कलर होगा, यानी वहां बैंड नहीं होगा, बैंड मिसिंग हो सकता है। उस केस में 20% हमें टॉलरेंस लेना है। तो फिलहाल मैं ये मान के चला हूं जो लास्ट वाला है दिस इज गोल्ड, यू आर गेटिंग इट। सो 3 हमारे पास रेड है, दिस इज रेड, ये भी रेड है और ये भी रेड है, 3 रेड बैंड है। और उसके बाद जो 4th वन है दैट इज गोल्ड। सो नाउ हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। ये क्वेश्चन से पूछा जाएगा व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड में आया हुआ है। तो इस तरह से बैंड गिवन होंगे और हमें जल्दी से रफ में टेबल ड्रॉ करके फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन दैट कांसेप्ट। सो आर अगर हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, सो आर इज इक्वल टू, बोलो रेड के लिए कितना नंबर है, टेबल में देखकर बताओ रेड के लिए कितना नंबर है 2। ओके, सो फर्स्ट जो 2 बैंड है, जो स्टार्टिंग के 2 बैंड है, देखो मैं बिल्कुल क्लियर करता हूं यहां। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले तुम्हें ये डायग्राम ड्रॉ करना है और इस डायग्राम को बना लेना है अपने नोटबुक में। सो हाउ मेनी बैंड्स आर देयर, 4 बैंड्स आर देयर। फर्स्ट बैंड जो है ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी फर्स्ट बैंड फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड बैंड जो है ये सेकंड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड बैंड जो है दिस विल रिप्रेजेंट डेसिमल मल्टीप्लायर, थर्ड जो है ये डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा। और फोर्थ जो है ये परसेंटेज प्योरिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, या ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, ये इससे रिलेटेड स्टोरी है। ओके, तो अब हम अगर रेजिस्टेंस यानी कि देखो कितना आसानी से लिखेंगे, किस कंडीशन को यूज में लेंगे। बताओ फर्स्ट बैंड रेड है ना, बताओ रेड का नंबर कितना 22, सॉरी 2, रेड का कितना है 2। सेकंड बैंड भी कैसा है, रेड है, तो इसके लिए भी नंबर कितना आएगा, अगेन वी विल राइट 2 हियर। सो ये हो गया पहला कलर फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर सेकंड डिजिट। नाउ मल्टीप्लाई किया, बताओ थर्ड रेड है ना, और रेड के लिए बताओ मल्टीप्लाई कितना है, उसी को जो नंबर है उसको पावर के ऊपर लिख देना, 10 के ऊपर लिख देना। बताओ कितना होगा 22 into 10 to the power 2। काफी सिंपल। एंड नाउ टाइम टू डिस्कस टॉलरेंस। सो लास्ट जो कलर है दैट इज गोल्ड, और गोल्ड के लिए कितना है बताओ, ±5%। तो ये हो जाएगा ±5%। और याद रखना ये जो आंसर है, ये आंसर किसमें आएगा, सो आंसर क्या हमारे पास 22 into 10 to the power 2, ठीक है ना, 2200 ये हो जाएगा आंसर, 22 into 10 to the power 2 ओम, क्लियर। और यहाँ पर 5% टॉलरेंस है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो 5% ज्यादा या कम हो सकता है। जो वैल्यू है 2200, इससे 5% ऊपर भी हो सकता है और इससे 5% नीचे भी हो सकता है। अगर लास्ट बैंड सिल्वर होता तो यही वैल्यू 10% हो जाती, और अगर लास्ट बैंड अगर हम यहाँ डिस्कस करें गोल्ड या सिल्वर के अलावा नो कलर होता तो ये वैल्यू 20% होती। तो आई थिंक ये टेबल और इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। सो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करना है, टेबल सबके सामने ड्रॉ है। जैसे क्वेश्चन आ जाए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, फिर आंसर मैच करना है। सो वी हैव 4 बैंड्स हियर, क्लियर। फर्स्ट बैंड इज ब्लू, सेकंड बैंड इज येलो, ब्लू कर देते हैं इसको, ओके। थर्ड बैंड इज ब्राउन and the fourth band is silver. So now what will be the resistance of this wire?
फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो और फिर हम आंसर मैच करेंगे। ओके, सो आंसर क्या होगा? देखो R इज इक्वल टू, फर्स्ट कलर इज ब्लू, ठीक है। सो ब्लू अगर हमें डिस्कस करना है यहां, सो ब्लू से रिलेटेड ब्लू कितना है नंबर? R is equals to ब्लू। सो ब्लू से रिलेटेड नंबर है 6। ओके, सो पहला डिजिट कितना आ जाएगा बोलो यहाँ? 6। ओके, सेकंड कलर इज येलो, येलो से रिलेटेड 4, सो यह आएगा 6 4 into 10s to power। ओके, थर्ड कलर इज ब्राउन और ब्राउन के लिए 1। ओके, सो into 10s to power 1 एंड प्लस माइनस 10%। सिल्वर है तो सिल्वर के लिए बताओ कितना है? 10%। सो प्लस माइनस 10%, और ये जो आंसर है हमारा ये आ चुका है। ये आंसर किसका आएगा बताओ? ओम में, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 640 यानी 640 ओम। ओके, और क्वेश्चन में हो सकता है रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, क्वेश्चन बोलेगा कि अगर इस वायर के अक्रॉस 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट? सो वी विल यूज द फॉर्मूला फ्रॉम ओम्स लॉ, I is equals to V upon R। सो V is 100, R 640, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट इन दैट केस। ओके, सो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था, हमने डिस्कस किया कार्बन, रेजिस्टेंस एंड कलर कोड्स, ठीक है। सो कभी कभी इस पे क्वेश्चन बन जाता है। सो नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। We will discuss some topics in next video lecture. Till then, take care. Goodbye.